नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं परवीन शेख। आज इस बुलेटिन में बात होगी फ्रांस पहुंचे पीएम मोदी की फजीहत की, पीएम मोदी पर कांग्रेस के तंज की, बात करेंगे महाराष्ट्र में डिप्टी सीएम अजीत पवार के साथ हुए धोखे की, पटवारी प्रवेश परीक्षा में बुरे फंसे सीएम शिवराज की, साथ ही जानेंगे कैसे तेलंगाना में कांग्रेस की बढ़ रही है ताकत। और बुलेटिन के आखिर में बात होगी दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे बाढ़ के पानी की। इसके साथ ही और भी कई बड़ी खबरों से आपको करवाएंगे रूबरू, लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। ज्ञानवापी मामले में वाराणसी कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित। 21 जुलाई को कार्बन डेटिंग और परिसर के सर्वे पर फैसला सुनाएगा कोर्ट। दिल्ली के पूर्व मंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का ईडी सीबीआई को नोटिस, 28 जुलाई तक मांगा जवाब। वकील बोले उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं। सुप्रीम कोर्ट को मिले 2 नए जज, जस्टिस उज्जवल भुइयां और एसवी भुट्टी की हुई नियुक्ति। कोलेजियम ने पिछले हफ्ते की थी पदोन्नति की सिफारिश। तेजी के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 502 अंक चढ़कर 66,060 पर हुआ बंद। निफ्टी 150 अंकों की तेजी के साथ 19,564 पर हुआ बंद। ये तो थी सुर्खियां और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। फ्रांस में आज पीएम मोदी के दौरे का दूसरा दिन था। जब फ्रांस में पीएम मोदी का सम्मान हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ यूरोपीय संसद में मणिपुर सहित देश में अल्पसंख्यकों के साथ होते भेदभाव को लेकर मोदी सरकार की आलोचना चल रही थी। इस बीच मणिपुर टकराव को लेकर प्रस्ताव भी पास किया गया। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। पीएम मोदी 2 दिन के फ्रांस दौरे पर हैं, लेकिन उनके फ्रांस पहुंचने के साथ ही भारत के खिलाफ एक प्रस्ताव यूरोपीय संसद से पास करा दिया गया। सबसे बड़ी बात, जिस संसद ने इस प्रस्ताव को पास किया है उसमें फ्रांस के सदस्यों की बड़ी भागीदारी है। मणिपुर में जातीय टकराव, मानवाधिकार और मुसलमानों की भारत में स्थिति को लेकर यह प्रस्ताव पास किया गया। मोदी सरकार ने काफी कोशिश की थी कि यूरोपीय संसद में यह प्रस्ताव ना आए, लेकिन यह प्रस्ताव आया, जिस पर चर्चा हुई। मोदी सरकार की नीतियों पर जमकर निशाना साधा गया और बाद में वोटिंग के बाद इसे पास करा दिया गया। पारित प्रस्ताव पर संसद के एक प्रेस बयान में कहा गया है कि संसद भारतीय अधिकारियों से जातीय और धार्मिक टकराव को फौरन रोकने और सभी धार्मिक अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए सभी जरूरी कदम उठाने का आग्रह करती है। यूरोपीय संसद में पास इस प्रस्ताव को मोदी सरकार की बड़ी हार माना जा रहा है। इसे लेकर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि हम अपने आंतरिक मामलों में दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं करेंगे। दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी मणिपुर मामले में पीएम मोदी पर निशाना साधा है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि मणिपुर को लेकर पीएम मोदी ने पूर्ण मौन की शपथ ले ली है। जयराम रमेश ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में बाढ़ की स्थिति के बारे में जानकारी लेने के लिए पेरिस से गृह मंत्री को फोन किया। यह अच्छा है कि उन्होंने ऐसी चिंता दिखाई। जब वो अमेरिका में थे और मणिपुर जल रहा था तो ऐसी कोई कॉल क्यों नहीं की गई। जब प्रधानमंत्री फ्रांस में हैं तो मणिपुर अभी भी जल रहा है, लेकिन ऐसा लगता है कि उन्होंने मणिपुर पर पूरी तरह से चुप्पी साधने की कसम खा ली है। कांग्रेस मणिपुर पर प्रधानमंत्री से जवाब मांग रही है, जो 3 मई से जातीय टकराव का सामना कर रहा है और इसमें कई लोगों की जान जा चुकी है और संपत्ति का नुकसान हुआ है। अमेरिका यात्रा और अब फ्रांस यात्रा में पीएम मोदी को आलोचनाओं का सामना करना पड़ा है, जो उनकी गिरती लोकप्रियता को दर्शाता है। इधर इलेक्टोरल बॉन्ड एक बार फिर चर्चा और विवाद में आ गए हैं। राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे को पारदर्शी बनाने के लिए सरकार ने 2018 में इलेक्टोरल बॉन्ड की शुरुआत की थी, लेकिन शुरुआत से ही ये बॉन्ड सवालों के घेरे में है। इसी कड़ी में एक बार फिर कांग्रेस ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। क्या है खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। कांग्रेस की तरफ से पीएम मोदी पर तीखा हमला बोला गया है। इस बार बीजेपी को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए मिलने वाले चंदे को लेकर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सीनियर नेता पवन खेड़ा ने इसे लेकर पीएम मोदी की तुलना जेम्स बॉन्ड से की है। उन्होंने कहा कि जेम्स बॉन्ड का कोड 007 था, लेकिन हमारे देश में मौजूद एजेंट का कोड 56 है। नाम बताने की जरूरत नहीं है, उनका परिचय है। माई नेम इज बॉन्ड इलेक्टोरल बॉन्ड मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस एजेंट ने वित्तीय वर्ष 2016-17 और 2021-22 में 5200 करोड़ रुपए अपनी पार्टी में इकट्ठा किए। ये पैसा कहां से आया, इसका कोई हिसाब किताब नहीं है। किसने दिया, क्यों दिया, उसकी एवज में आपने उसे देश की कौन सी संपत्ति बेची, इसका कोई हिसाब नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमारे एजेंट 56 को पारदर्शिता पसंद नहीं है।
ये पारदर्शिता सिर्फ लोगों के लिए है, लेकिन 5200 करोड़ इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए आए कैसे ये नहीं बताएंगे। अरुण जेटली इस बॉन्ड को लेकर आए थे, हमारी आपत्ति थी, लेकिन मनी बिल की तरह पारित करवा दिया। एक मनी बिल से विधायक खरीदने, सरकार गिराने के लिए काम किया गया। पवन खेड़ा इतने पर नहीं रुके, उन्होंने बाढ़ जैसे हालात को लेकर आम आदमी पार्टी और केंद्र सरकार को जमकर घेरा। वहीं पवन खेड़ा ने पीएम के विदेश दौरे को लेकर कहा, जब पीएम विदेश जाते हैं तो उन्हें देश की चिंता होती है। ये कौन से सूत्र हैं जो बताते हैं कि पीएम चिंतित हैं? हालांकि इस बार मोदी का विदेश दौरा इसलिए और खटक रहा है क्योंकि मणिपुर में पिछले 2 महीने से भी ज्यादा वक्त से हालात बेकाबू हैं और मोदी जी अमेरिका के दौरे के बाद भारत आए, लेकिन मणिपुर जाने की जहमत नहीं उठाई और अब फ्रांस के लिए निकल गए हैं। बीजेपी अपने चंदे को लेकर सवालों में है। सवालों में तो बीजेपी शिंदे सरकार भी है। महाराष्ट्र की बीजेपी शिंदे सरकार में डिप्टी सीएम अजीत पवार और एनसीपी के 8 विधायकों को शरद पवार से बगावत करने का इनाम मिल गया है। एनसीपी खेमे में 8 मंत्रियों को आज मंत्रालय सौंप दिए गए। अजीत पवार खेमा वित्त, सिंचाई, आवास, सहकारिता और लोक निर्माण जैसे मंत्रालय की मांग कर रहा था, लेकिन वित्त छोड़कर इनमें से एक भी मंत्रालय अजीत पवार को नहीं दिया गया है। तो कैसे शिंदे फडणवीस ने दिया अजीत पवार को धोखा? देखते हैं ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र कैबिनेट का विस्तार आज हो गया है। एनसीपी में बगावत के बाद सरकार में शामिल अजीत पवार अपने एनसीपी के साथियों के लिए भारी भरकम मंत्रालय की मांग कर रहे थे। छगन भुजबल, दिलीप वलसे पाटिल, धनंजय मुंडे सहित कई मंत्रियों की वरिष्ठता का हवाला देते हुए प्रमुख मंत्रालयों की डिमांड की जा रही थी, जिसमें वित्त, सिंचाई, आवास, सहकारिता और लोक निर्माण जैसे विभाग शामिल थे। एनसीपी के मंत्री जिन विभागों पर अड़े थे उनमें से ज्यादा मंत्रालय की जिम्मेदारी उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के पास है, जिनमें से सिर्फ वित्त मंत्रालय और योजना विभाग का जिम्मा अजीत पवार को दिया गया है। छगन भुजबल को खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग सौंपा गया है। इसके अलावा धनंजय मुंडे को कृषि, दिलीप वालसे पाटिल को सहकारी, अनिल पाटिल को पुनर्वास और आपदा प्रबंधन, संजय बंसोड़े को खेल और युवा मंत्रालय, अदिति तटकरे को महिला और बाल विकास, धर्मराव अतराम को फूड एंड ड्रग विभाग, हसन मुशरिफ को स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा मंत्रालय का जिम्मा सौंपा गया है। वित्त मंत्रालय भले ही अजीत पवार को दिया गया है, लेकिन सिंचाई और आवास जैसे मंत्रालय बीजेपी ने अपने पास ही रखे हैं। लोक निर्माण और सहकारिता अजीत पवार गुट को नहीं मिला है। महाराष्ट्र की मौजूदा सरकार में बीजेपी के पास गृह, सिंचाई, जल संसाधन, लोक निर्माण, सहकारिता, राजस्व, कानून, ऊर्जा, शिक्षा और सार्वजनिक कार्य जैसे अहम मंत्रालय हैं। वहीं शिंदे खेमे के पास लोक निर्माण, सार्वजनिक स्वास्थ्य, आईटी, सामाजिक न्याय, पर्यावरण, अल्पसंख्यक और रोजगार की गारंटी मंत्रालय है। ऐसे में अजीत पवार के खेमे की तरफ से जो विभाग मांगे जा रहे थे, उनमें से ज्यादातर बीजेपी कोटे के मंत्रियों के पास, और अजीत पवार को आज जो मंत्रालय दिए गए हैं उससे साफ है कि उनके साथ बीजेपी और सीएम शिंदे ने खेला कर दिया है। महाराष्ट्र में अजीत पवार के साथ खेला हो गया है, खेला तो एमपी में भी हो गया है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले शिवराज सरकार मुश्किल में फंस गई है। युवा गुस्से में हैं क्योंकि उसके साथ धांधली हुई है। कांग्रेस का सुर भी युवाओं के साथ है। मामला परीक्षा में हुई कथित धांधली का है, जिसे लेकर मध्य प्रदेश में हर शहर में छात्रों के प्रदर्शन हो रहे हैं। तो क्या है पूरा मामला जिससे बैकफुट पर आ गई है शिवराज सरकार? देखते हैं ये रिपोर्ट। देश में अभी तक तो भर्ती परीक्षा के पेपर लीक होने के चलते छात्र मुश्किल में दिख रहे थे, क्योंकि इससे परीक्षा रद्द होने के साथ भर्ती भी लटक रही है। लेकिन मध्य प्रदेश में तो पूरी परीक्षा ही फर्जीवाड़े में फंसती दिख रही है। प्रदेश में पटवारी भर्ती परीक्षा का परिणाम सवालों के घेरे में आ चुका है। एक ही कॉलेज के 114 छात्रों का चयन हुआ, 7 छात्र तो टॉप कर गए, और जो रोल नंबर है उनसे ये भी साफ हो रहा है कि टॉपर छात्रों ने एक ही कमरे में बैठकर परीक्षा दी है। जिस कॉलेज ने इतना जबरदस्त परिणाम दिया वो बीजेपी विधायक संजीव सिंह कुशवाहा का है, और विधायक सीएम शिवराज के करीबी माने जाते हैं। फर्जीवाड़े की आशंका इसलिए दिख रही है कि टॉप करने वाले छात्रों ने हिंदी में दस्तक किए हैं और दस्तक की जगह सिर्फ अपना नाम लिखा है। जैसे ही फर्जीवाड़े की खबर आई, प्रदेश में जगह जगह प्रदर्शन होने लगे। इंदौर और भोपाल में हुए प्रदर्शन ने बीजेपी को चिंता में ही डाल दिया। कांग्रेस अब पूरी परीक्षा की सीबीआई जांच की मांग पर अड़ गई है। इसे दूसरा व्यापक घोटाला बताया जा रहा है। मामला हाथ से निकलता देख एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एक सेंटर के परीक्षा परिणाम पर रोक लगा दी है, लेकिन कांग्रेस अब इस मामले को पूरी ताकत से उठाने की तैयारी कर चुकी है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने भी शिवराज सरकार पर जमकर निशाना साधा। तो वहीं मध्य प्रदेश कांग्रेस इस मामले में पूरे राज्य में बड़े आंदोलन की तैयारी में है।
कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी ने दावा किया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सरकार में 30 परीक्षाओं में अभी तक गड़बड़ियां ही हुई है। पहले व्यावसायिक परीक्षा मंडल यानी व्यापम का घोटाला सामने आया था, अब कर्मचारी चयन मंडल में घोटाले सामने आ रही हैं। सरकार इन परीक्षाओं के नाम पर 1000-2000 रुपए छात्रों से वसूलती है और फिर परीक्षा में फर्जीवाड़ा करती है। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार की मुश्किलों में इजाफा हो चुका है। मुश्किल में तो तेलंगाना की सत्ता पर काबिज केसीआर सरकार भी है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में शानदार जीत के बाद कांग्रेस की नजर अब तेलंगाना और आंध्र प्रदेश पर है। तेलंगाना में चुनाव इसी साल के आखिर में है, तो आंध्र प्रदेश में 2024 में लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव होंगे। और अब इन राज्यों से जो खबर आ रही है वो सत्ताधारी पार्टी के साथ ही बीजेपी की भी मुश्किलें बढ़ा रही है। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। कर्नाटक फतह करने के बाद कांग्रेस ने दक्षिण भारत के 2 और राज्यों में अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। वो राज्य है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। एक तरफ तेलंगाना में बीआरएस के कई नेता कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं, जिसके बाद कांग्रेस तेलंगाना में काफी मजबूत नजर आ रही है। तो दूसरी तरफ खबर है कि आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम वाईएस राजशेखर रेड्डी की बेटी वाईएस शर्मिला जल्द ही कांग्रेस में शामिल हो सकती हैं। खबरों की माने तो 18 जुलाई को बेंगलुरु में होने वाली विपक्ष की बैठक से पहले वाईएस शर्मिला पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगी। सोनिया गांधी के साथ वाईएस शर्मिला की इस बैठक में कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार भी शामिल हो सकते हैं। शर्मिला ने पिछले दिनों कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार से मुलाकात की थी। पार्टी के एक नेता ने कहा है कि शर्मिला लगातार कांग्रेस के संपर्क में हैं। वाईएस शर्मिला आंध्र प्रदेश में काफी लोकप्रिय हैं। इस समय उनके भाई वाईएस जगनमोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश के सीएम हैं। ऐसे में कांग्रेस जगनमोहन की बहन के सहारे आंध्र प्रदेश में अपनी खोई जमीन तलाशने की कोशिश में है। साल 2019 के विधानसभा चुनाव में पार्टी को आंध्र प्रदेश में सिर्फ 1% वोट मिला था, जबकि तेलंगाना में 2018 के चुनाव में कांग्रेस को 28% वोट मिला था। खबरों की माने तो वाईएस शर्मिला अपनी पार्टी वाईएसआरटीपी का कांग्रेस में विलय करने का ऐलान कर सकती हैं। लंबे वक्त से ये कयास लग रहे हैं कि वाईएस शर्मिला कांग्रेस का हिस्सा हो सकती हैं। अब इस पर मोहर 18 जुलाई को सोनिया गांधी के साथ बैठक के बाद लग सकती है। कांग्रेस की बढ़ती ताकत से केसीआर डरे नजर आ रहे हैं, तो आज इसरो ने भी अपनी ताकत का एहसास दुनिया को करा दिया है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने चंद्रयान 3 मिशन सक्सेसफुली लॉन्च किया। सतीश धवन स्पेस सेंटर से LVM-3M4 रॉकेट के जरिए चंद्रयान को स्पेस में भेजा गया। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। जिस घड़ी का बेसब्री से सभी भारतवासी इंतजार कर रहे थे, आखिर वो आ ही गई। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से चंद्रयान 3 को दोपहर 2:35 पर लॉन्च किया गया। चंद्रयान 3 अपने निर्धारित पथ पर उड़ान भर रहा है। शुरुआती सभी पैरामीटर पर ये सफल रहा है, जिससे इसरो के अंदर भी खुशी का नजारा दिखाई दिया। चंद्रयान 3 मिशन का उद्देश्य चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित लैंडिंग का है, लेकिन ये मिशन काफी पुराना है। दरअसल 2019 के सितंबर महीने की 7 तारीख रात करीब 1:40 भारत का लैंडर विक्रम चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग शुरू कर चुका था। करीब 1 घंटे सब कुछ प्लान के मुताबिक चलता रहा। हर कदम के साथ बेंगलुरु स्थित इसरो के मिशन कंट्रोल रूम में तालियों की गड़गड़ाहट बजती जा रही थी, लेकिन रात 2:50 बजते ही अचानक खामोशी छा गई। वहां मौजूद वैज्ञानिकों के चेहरे मुरझा गए। चंद्रयान 2 के वैज्ञानिकों की 11 साल की मेहनत और धरती से चांद तक का 47 दिनों का रास्ता तय करने के बाद मंजिल के इतना करीब लैंडर विक्रम क्रैश हो गया और अब 4 साल बाद इसरो उस अधूरे काम को पूरा करने जा रहा है। आज यानी 14 जुलाई 2023 को दोपहर 2:30 पर चंद्रयान 3 लॉन्च हो चुका है। अगले 40-50 दिनों में चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग में सफलता मिलते ही अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाएगा। भारत का ये तीसरा चंद्र मिशन है, जबकि चंद्र सतह पर सुरक्षित लैंडिंग का ये दूसरा प्रयास है। इसरो के मुताबिक चंद्रयान 3 के 3 मकसद हैं। पहला, विक्रम लैंडर की चांद की सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग करना। दूसरा, प्रज्ञान रोवर को चांद की सतह पर चलाकर दिखाना। और तीसरा, वैज्ञानिक परीक्षण। तो वहीं चंद्रयान 3 के लॉन्च होने के बाद देश के पीएम नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, अमित शाह से लेकर तमाम दलों के नेताओं ने ट्विटर पर देश की इस उपलब्धि को लेकर बधाई दी है। और बुलेटिन के आखिर में बात दिल्ली में आई बाढ़ की। दिल्ली से जो तस्वीरें आ रही हैं वो परेशान और हैरान करने वाली हैं। पिछले हफ्ते 3 से 4 दिनों की बारिश ने दिल्ली सरकार की पोल खोल के रख दी है। दिल्ली के कई इलाके पानी में डूबते नजर आ रहे हैं और रही सही कसर
यमुना नदी में आई बाढ़ ने पूरी कर दी है। दिल्ली में बाढ़ का पानी सुप्रीम कोर्ट के करीब पहुंच चुका है। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। दिल्ली में बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। प्रशासन की तरफ से युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्य चलाए जा रही हैं। राजधानी में चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। इंद्रप्रस्थ के पास एक नाले में जलस्तर के बढ़ोतरी के बाद ये खतरा मंडराने लगा है कि बाढ़ का पानी कहीं सुप्रीम कोर्ट परिसर में न घुस जाए। दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट तक पानी न पहुंच पाए, उसके लिए इंद्रप्रस्थ के पास के नाले पर छोटा बांध बनवा रही है। तो वहीं हर किसी के मन में एक ही सवाल उठ रहा है कि आखिर दिल्ली में इतना पानी कहां से आया, क्योंकि दिल्ली में भारी बारिश भी नहीं हुआ। हल्की बारिश के बाद ही बाढ़ आ गई। दरअसल ये बाढ़ यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने की कई वजह से आई है। पंजाब, हरियाणा और हिमाचल में हो रही जोरदार बारिश के चलते हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से लगातार पानी यमुना में छोड़ा जा रहा है, जिसके चलते यमुना का जलस्तर लगातार खतरे के निशान से ऊपर बना हुआ है। और फिलहाल दिल्ली रेलवे ब्रिज पर जलस्तर 208.29 मीटर है, जो खतरे के निशान के करीब 3 मीटर ऊपर है। तो वहीं हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ने पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि अभी जो बाढ़ आई है वो प्राकृतिक आपदा है, इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। पहाड़ी राज्यों में जो बारिश हुई है, अचानक उसका प्रभाव हमारी नदियों में बढ़ा है। यमुना में 1 लाख क्यूसेक पानी था, जो अगले 3 दिन में अचानक 3.70 लाख क्यूसेक हो गया। जहां तक पानी छोड़ने का सवाल है, हमने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को बताया है कि बैराज में एक सीमित मात्रा में पानी को नियंत्रित कर सकते हैं। बैराज की क्षमता 1 लाख क्यूसेक पानी की है और उससे अधिक जो भी पानी होगा उसे रोकना मुश्किल है। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।